चलिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए जहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन आता है। जैसे ये तो आपने सीख लिया बड़ी आसानी से कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये मान लीजिए ये इस तरीके से, तो यहाँ पे तो इस पोर्शन की क्या ले लेते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं, इसको इस तरह से खींच देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पर आता है, ध्यान से देखना। इसको मैं स्पेशल कंसेप्ट करके लिखाता हूँ बच्चों को हमेशा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्पेशल कॉन्सेप्ट। स्पेशल कॉन्सेप्ट करके लिखाता हूँ हमेशा मैं। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ होता, खुद ही समझ में आएगा, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता ये, चलो ये बना दिया, ये होता, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता। ठीक है, और अब आपको इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है। तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ध्यान से सोचना। जैसे ये क्वेश्चन है, ड्रॉ, यहाँ पे मान लो -10 मीटर है, यहाँ पे t = 5 सेकेंड, आराम से देख लीजिए। और आपको इसका ड्रॉ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है आपको इसका। ड्रॉ करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है मान लीजिए आपको। ठीक है, अब देखिए मैं इधर बना लेता हूँ इसको। ग्राफ ये है, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आराम से देख लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और हमें खींचना है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में लेट ये आता है कि भाई इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं, तो मैं उत्तर दे दूँ यहाँ पर मिरर इमेज नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं समझिए ज़रा। अगर आपने ली मिरर इमेज तो देखिए गलती कौन सी होगी, लेट मिरर इमेज ली तो ग्राफ यही तो बनेगा मिरर इमेज के हिसाब से। क्या आपको लगता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ सही है? यार इसके हिसाब से तो ये आ रहा है कि डिस्टेंस लगातार घट रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कि भाई इस समय डिस्टेंस यहाँ पे 10 मीटर था, फिर यहाँ पे 9 मीटर हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को तो दो बातें, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, मतलब पॉजिटिव रहना है, और हमेशा इंक्रीजिंग रहना है। तो एक्चुअली बच्चों ये जो ग्राफ आएगा ना, ये जो ग्राफ आएगा ना, वो आपको यहीं से लेना पड़ेगा, ये आएगा। देखो इसमें कोई कमी नहीं है। अब इसको मैं ज़रा कंसेप्चुअली आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों आया। देखिए अब इसमें कोई गलती नहीं है कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस था, तो जैसे ये पार्टिकल था, जैसे मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन रहा होगा, यहाँ पे मान लो रेफरेंस रहा होगा, तो पार्टिकल ने x = -10 से चलना शुरू किया है, x = -10 मीटर से चला है, यहाँ पर x = 0 है, x = -10 से चला है तो इधर आना शुरू कर दिया इसने इधर। तो अब बताइए अगर ये रेफरेंस है, तो अगर शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट -10 है, तो इधर जाने पे बताइए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है घट रहा है? कई बच्चे कहेंगे सर बढ़ रहा है। यार इधर तो तब बढ़ता है इधर जाने पर अगर रेफरेंस ही होता। अगर रेफरेंस ही है तो इधर जाने पे बताइए डिस्प्लेसमेंट लगातार अगर देखें तो बताइए मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे -10 है, फिर -6 कुछ कम होगा, तो इधर मैग्नीट्यूड उसका लगातार डिस्प्लेसमेंट इधर नेगेटिव है, तो इधर जाने पर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर -10 है, यहाँ -6, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5 और यहाँ 0 हो गया, तो ये लगातार बढ़ रहा है, या अपने रेफरेंस की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल अपने रेफरेंस की तरफ इस तरह से आए तो ध्यान रखना इस पोर्शन को एज इट इज कट करके शिफ्ट कर देते हैं। एज इट इज कट करके शिफ्ट कर देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। एज इट इज कट करके इसको शिफ्ट कर देते हैं ग्राफ को। देखिए यहाँ पर समझ में और आएगा बेहतर। हटाएं इसको, एक एग्जाम्पल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो एज इट इज कट कर देते हैं अगर पार्टिकल अपने रेफरेंस की तरफ आ रहा है तो। देखिए कैसे, जैसे देखिए ये होता,
ये होता मान लीजिए ये, और यही होता। थोड़ा नीचे लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए होता, टाइम इधर होता और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता। ये ले लेते, ये ले लेते। मान लो ओ, ए, बी और ये सी, आराम से लिख लीजिए। यहाँ पर 10 मीटर होता, मान लीजिए +10। यहाँ पर ये +5 होता, मान लीजिए। अब ज़रा समझिए पार्टिकल चला कैसे होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ से चला मान लीजिए, या कहीं से भी चला, यहाँ दिखा लीजिए। ये होता ओ, तो ओ से ए में 10 जा रहा है। ये ए यहाँ से 10 मीटर गया ये, फिर ये ए से बी में वापस आ गया, वापस आ गया, बी आ गया। और बी से सी में देखिए ध्यान से, बी से सी में फिर ये नेगेटिव नहीं हुआ है, फिर ये इधर ही मोड़ लिया, इधर मोड़ लिया बी से सी में, यही तो हुआ है। तो अब देखिए जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचेंगे तो इसमें तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसका तो ले लेंगे मिरर इमेज। इसका तो मिरर इमेज ले लिया आपने, ये ले लिया। यहाँ पर आगे बी डैश पर। अब मेन होता है बी से सी। अब बी से सी में ध्यान से देखो, फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहा है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। और अगर अब देखिए अपने आप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप में से कोई सोचता है कि भाई हम यहाँ पे मिरर इमेज ले लेते हैं, तो ज़रा लेके देखो। अगर मिरर इमेज लोगे इसकी, तो इसकी मिरर इमेज ये आएगी, देखो ये आएगी, ये जो 100% गलत हो जाएगा। भाई टाइम तो उछल ही नहीं सकता एकदम से भाई जब मोशन कंटिन्यूस हुआ है तो डिस्टेंस एकदम से कैसे उछल जाएगा। और फिर उछल के फिर अगर ग्राफ को देखोगे तो इधर तुम्हें घटता हुआ दिखाई देगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आपके खुद दिमाग में आ जाएगी कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, या ये कहिए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लगातार फिर से बढ़ रहा है, तो इसको आप बिल्कुल एज इट इज शिफ्ट कर देंगे, एज इट इज शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ तक तो आपने मिरर इमेज ले ली, और इस पोर्शन को, यार यही थोड़ी समस्या रहती है इस बोर्ड की, इस पोर्शन को एज इट इज शिफ्ट कर देंगे, एज इट इज। तो यहाँ पर आ जाएगा सी डैश। तो ये जो आएगा पोर्शन, ये पोर्शन, तो नट सेल में बात यह आ गई कि डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो मिरर इमेज लेते हैं, और जिस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट टाइम इंक्रीज करता है उसको एज इट इज शिफ्ट करते हैं। तो ठीक है, लिख देते हैं। तो जिस पोर्शन में, लिख लीजिए इस पॉइंट को, जिस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीज करता है, उस पोर्शन को रिटेन करते हैं। उस पोर्शन को रिटेन करते हैं। जरा ये पॉइंट लिख लीजिए, उस पोर्शन को रिटेन करते हैं। उस पोर्शन की मिरर इमेज नहीं लेते, उस पोर्शन को रिटेन करते हैं। ओके, एक एग्जांपल और देते हैं तो आपको मजा आएगा। ठीक है, पॉज करके उतारिए, हटाएं। तो जिस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ रहा होता है, ये आराम से मोशन से डिस्कस कर लिया करो। एकदम हमने चीज़ों को इतना बेसिक से क्लियर किया है कि आपको कोई नहीं भी समझा और तो आप खुद भी समझ सकते हैं। जैसे एक ग्राफ आपको दे रहे हैं, देखो ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट ही है। मान लो ये है ओ, ए, बी, सी और देखो डी। वैसे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि किस पोर्शन में मिरर में लिया जा सकता है। पहले तो जरा मोशन देख लो, ओ से चला, यहाँ देख लो ओ से चला, तो ओ से में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर वापस लौट रहा है, तो वापस लौटा लीजिए। यार यही तरीका चीज़ों को समझने का। ये ओ से ए हो गया, यहाँ पर आप आ गए कहाँ पर, बी पॉइंट पर आ गए, ये बी पर आ गए,
फिर अब नेगेटिव हो गया, पार्टिकल इधर निकल गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, तो बी से सी में आप इधर चले गए, और सी से डी में देखो फिर वापस आ रहे हैं, फिर आप सी से डी में वापस आ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। तो ओ से ए में डिस्प्लेसमेंट बताइए इंक्रीज कर रहा है। ए से बी में बताइए, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक, बताइए बी से सी में, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगा। देखिए यार वो नेगेटिव हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटी है नेगेटिव है, तो जीरो वेक्टर में जीरो ज़्यादा है कि -10 ज़्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर लगातार घट रहा है, तो बी से सी में डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। और बताइए सी से डी में, सी से डी में अब क्योंकि वो अपने, अब देखिए यहाँ पर -10 था, मान लीजिए यहाँ पर -6, यहाँ पर -4, तो लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर फिर से क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है। ये मैंने लिख दिया आपके लिए। अब देखिए किस पोर्शन का मिरर इमेज लेंगे, तो देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ तक तो लेने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो यहाँ पे आपने मिरर इमेज ले लिया ये, तो यहाँ पे कहीं ये बीच में आ जाएगा बी, और यहाँ पर आ जाएगा ये सी। अब यार समस्या इसकी होती है, तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, अगर आपका मन भी करे कि यार इसमें मिरर इमेज ले लो, तो मिरर इमेज अगर ले हुए आप, तो देखो ये ऐसे आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको इसको एज इट इज़ काट के शिफ्ट करना है, तो इसको एज इट इज़ शिफ्ट करेंगे, ये एज इट इज़, ये आएगा सी, आएगा डी डैश। इस तरह से बेटा ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो ग्राफ है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्योंकि इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि ओ से में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, तो ओ से एज इट इज रिटेन किया, ए से बी में घट रहा था तो इसकी मिरर इमेज ली, बी से सी में घट रहा था फिर मिरर इमेज ली, और सी से डी में बढ़ रहा था तो फिर इसको रिटेन किया एज इट इज। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए, इतना क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन इसमें और कर लीजिए आप, एक क्वेश्चन और करिए इसमें, चलिए इसको करिए जरा अपने आप। फॉर द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको खींचना है, इसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको खींचना है, कुछ है ही नहीं। देखिए अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आप पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट ओ दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी। तो पहले मोशन को डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको खुद ही एकदम से क्लियर हो जाएगा। लेट पार्टिकल यहाँ से चला ओ से, तो ओ से में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, फिर ए से बी में वापस लौट लिया, ये यहाँ पर ए पॉइंट आ गया, यहाँ पर ये बी आ गया, वापस लौट लिया, फिर बी से सी में देखिए इधर पहुँच गया, इधर पहुँच गया सी, फिर सी से डी में फिर ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है, फिर ये वापस आ गया सी। यही तो है, ऐसे ही तो मोशन हुआ। अब आप खुद देख लिए, ओ से ए में, ओ से ए में बताइए डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट घटेगा, बी से सी में डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ेगा, नहीं सॉरी घटेगा, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये रेफरेंस होगा, और सी से, यहाँ पे डी था, और सी से डी में फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो बताइए अब यहाँ तक तो मिरर इमेज लेने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे तो घट रहा है, तो घटते हुए पोर्शन का मिरर इमेज लेते हैं, तो इसका मिरर इमेज यहाँ तक ये ले लिया, यहाँ तक तो ये आ गया, फिर एज इट इज लाइन आ जाएगी, ये मिरर में ये आ गया, ये नीचे तो ये ऊपर, और इसको यार आपको कट करके कैंची शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको एज इट इज शिफ्ट करेंगे ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर बी डैश, ये आ जाएगा यहाँ सी डैश, और यहाँ आ जाएगा डी डैश। तो मेन कठिन ये वाला पोर्शन होता है, इसको एज इट इज शिफ्ट करेंगे क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए ग्राफ को एज इट इज शिफ्ट करते हैं, उसमें कोई भी मिरर इमेज नहीं लेते। ठीक है,
क्लियर हो गया बच्चों आपको यहाँ तक? अब देख लेते हैं जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पोजीशन टाइम ग्राफ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हेडिंग लगाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अब सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हैंस वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये दोनों ही हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। इसलिए बताइए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे, ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा? बिल्कुल होगा। इसमें हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो इसमें ग्राफ नहीं होगा। थर्ड में हो सकता है क्या? थर्ड में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर से बात वही है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ नहीं होगा। फोर्थ में बताइए होगा क्या? फोर्थ में बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है और टाइम पॉजिटिव है, तो ऐसा पॉसिबल है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में भी ग्राफ पॉसिबल है। तो ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ठीक है, पॉजिटिव। दिस मीन्स वी टी ग्राफ कैन बी इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसलिए आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। हटाएं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझाते हैं कि कौन कौन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। Which of the following VT graph is are not possible? कौन कौन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो बताया था वही यहाँ पर है। बताइए क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। काय की दिक्कत है भाई? बताइए, ये वाली वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी है तो T1 पर भी हो सकती है, वो T2 पर भी हो सकती है, वो T3 पर भी हो सकती है। भाई एक बस चल रही है तो मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब स्पीड बढ़ा ली, फिर ब्रेक लगा के घटा ली तो फिर से 10 हो सकती है, फिर बढ़ा ली, फिर ब्रेक लगा के घटा ली तो फिर हो सकती है। तो भैया एक वेलोसिटी कई टाइम पर हो सकती है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर यही ग्राफ ये होता, अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी भाई आपको। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। भाई क्यों नहीं पॉसिबल है बताइए? एक स्पीड सेम टाइम पे, एक टाइम पे कैसे हो सकती है डिफरेंट स्पीड? मान लो यहाँ पे 10 थी, यहाँ पर ये 20 आ गई, यहाँ पर ये 30 आ गई, और टाइम वही है मान लो 10 सेकंड। तो 10 सेकंड पे बहुत सारी स्पीड कैसे हो सकती हैं? एक टाइम पर डिफरेंट स्पीड तो नहीं हो सकती ना, एक टाइम पे तो एक ही स्पीड होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुई बात? ये पॉसिबल नहीं है। अपने आप क्लियर होंगी चीज़ें। अच्छा अपने आप बताइए, ये इधर टाइम लिया, इधर वी लिया, ये लिया और यहाँ पे थोड़ा सा कट मार दिया, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कारण भाई यहाँ से इतना टाइम गायब कैसे हो सकता है? इतना टाइम गायब कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ये गायब ही नहीं हो सकता। तो कभी भी टाइम एक्सेस पर डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता। टाइम एक्सेस पर डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता। क्लियर? टाइम एक्सेस पर डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता।
हाँ, कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं मुझसे कि सर वेलोसिटी एक्सेस पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये सब थोड़ा सा मैं आगे का बताऊंगा तो आपको परेशानी होने लग जाएगी। ये हो सकता है यहाँ से सीधे यहाँ चला जाए, ये तो हो सकता है, ये तो पॉसिबल है। असल में इम्पल्स के केस में पॉसिबल हो सकता है कि अचानक से यहाँ पे एक ठोकर मार के सडनली स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसा इम्पल्स के केस में हो जाता है। फिर भी ये लाइन अपना वर्टिकल ऐसे जाती है, ध्यान रखना, यहाँ पे जुड़ी रहती है ये लाइन, डॉट डॉट कभी नहीं होती है। या ऐसा इम्पल्स के केस में पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ पॉसिबल हो जाता है इम्पल्स के केस में, पॉसिबल इन केस ऑफ इम्पल्स, पॉसिबल इन केस ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के केस में पॉसिबल है। फिर आप में से कोई पूछेगा सर आपने डिस्टेंस वाली बात नहीं बताई थी, तो डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिस्टेंस टाइम होता, डिस्टेंस टाइम होता ये बेटा, तो अगर ये होता और एकदम से यहाँ उछल जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। एकदम से पोजीशन तो कोई नहीं छोड़ सकता ना, पोजीशन तो छोड़ ही नहीं सकता ना एकदम से, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। वेलोसिटी तो ठोकर मार के एकदम से चेंज हो जाती है, जैसे बॉलर की बॉल आ रही थी और बल्ले से एकदम बॉल घुमा दी तो विद इन नो टाइम स्पीड तो चेंज हो गई, लेकिन पोजीशन थोड़ी ना चेंज हुई। तो पोजीशन टाइम पॉसिबल नहीं है इस तरह का, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, क्लियर। बताइए, इधर टाइम इधर स्पीड, ग्राफ हम ये ले लें, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे थे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं, और एग्जाम में इन सब पर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहे हैं, उसको आप रीड करिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा मोशन का मतलब क्या है। Read the given velocity time graph. Read the given velocity time graph. ये जो velocity time graph दिया हुआ है इसको रीड करिए। क्या कह रहा है velocity time graph? चलिए इसी को रीड करते हैं। यहाँ पर मान लो 10, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ग्राफ कह रहा है कि t=0 पर, देखो ये तो क्लियर है कि ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और नीचे क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो t=0 पर, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। t=0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब राइट को मूव कर रहा होगा कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। हाँ, जितने भी ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं सब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा होगा। सब के सब क्वेश्चंस में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चला, तो 2 सेकंड तक उसकी स्पीड कांस्टेंट है, 2 सेकंड तक स्पीड कांस्टेंट है। मान लो 2 सेकंड पर यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर भी स्पीड कितनी बताई, हर जगह 10। अब इसके बाद स्पीड घटना शुरू हुई और 3 सेकंड पे जाके रेस्ट में आ गया, तो स्पीड घटते घटते 0, 3 सेकंड पे जाके 0 इसमें, यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई। और फिर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब इसने अपना डायरेक्शन पलट लिया, डायरेक्शन पलट लिया, ये डायरेक्शन पलट लिया, ये पलट लिया, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 4 सेकंड पर, 4 सेकंड पर जाके स्पीड जो भी नेगेटिव हो गई, वो मैग्नीट्यूड दिया नहीं, हम दे देते हैं, चलो मान लो यहाँ पर -15 हो जाती है, तो यहाँ पर -15 हो गई। और ये आ गया t= कितना, 4 सेकंड, क्लियर। फिर उसके बाद स्पीड -15 पे कांस्टेंट है और वो नेगेटिव बनी हुई है, तो पार्टिकल अपने इधर चलता जा रहा है,
और 5 सेकंड तक आपको दिया है, तो 5 सेकंड आप पे लेके ख़त्म। तो इतना पोर्शन आपको दिया हुआ है, तो 0 से लेके 2 सेकंड तक स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पर घट रही है तो घटने का मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। फिर इधर स्पीड क्या कर रही है बताइए, फिर यहाँ पर नेगेटिव में लगातार बढ़ती जा रही है, तो इधर एक्सीलरेशन होगा और उसके बाद फिर कांस्टेंट है। इस तरीके से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की रीडिंग है इसकी, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की रीडिंग है। और ग्राफ दे रहे हैं, आप उसको रीड करिए। देखिए रीडिंग करने से दिमाग खुलेगा आपका। रीड द वीटी ग्राफ। मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से है, चलिए इतना ही डिस्कस कर लेते हैं, इतना ही डिस्कस कर लेते हैं। 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, यहाँ पे फिर 10 सेकेंड। ज़रा समझिए, यहाँ पर स्पीड है मान लो 10 + 10, यहाँ पर मान लीजिए -20, सब कुछ मीटर पर सेकंड में। केवल ग्राफ रीड करना है, ठीक है। अब मान लीजिए ओ है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए, इसको बी दे देते हैं, सी दे देते हैं इसको नाम, डी दे देते हैं इसको, ई दे देते हैं। जरा ग्राफ को रीड करते हैं। ओ से चलना शुरू किया तो ओ पर बताइए वेलोसिटी कितनी है, t = 0 पर 0 है, तो t = 0 पर इसको मिटा दूँ मैं, यहाँ से समझा देता हूँ। यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, ए ओ से, तो यहाँ से पार्टिकल चला तो पहले देखिए स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहाँ तक बढ़ी है बताइए, t = ये t = 0 पर ओ से चलना शुरू किया तो स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक, यहाँ तक बढ़ रही है। तो बताइए ओ, ये ए पॉइंट आ जाता है, ठीक। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होगा सर्टेनली। फिर ए से बी में देखिए स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गई तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लो बी आ गया, ये ठीक कांस्टेंट हो गई। फिर घटना शुरू हो गई और घटेगी बताइए बी से सी में, ध्यान से देखना, फिर घटेगी यहाँ पर तो ए इधर रहा होगा, ठीक, घटेगी। तो अब यहाँ पर कहाँ गए बताइए, सी पर आ गए। क्लियर हो गया। तो ओ ए ये बी था, ओ ए बी सी मोशन यूनिडायरेक्शनल है, मोशन यूनिडायरेक्शनल है। कई बच्चों को लगता है पार्टिकल जाके वापस आया, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन मोशन यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल। अब देखिए, अब बताइए सी से डी में तो स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट में आ गया, रेस्ट फॉर t = 6 सेकेंड टू 8 सेकेंड। तो 6 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक किस में आ गया, रेस्ट में आ गया पार्टिकल, ठीक। फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो पार्टिकल अब देखो इधर लौट लिया, इधर लौट लिया, ये इधर लौट लिया, इधर लौटना शुरू कर दिया। और 10 सेकंड तक कहाँ पहुँचा होगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन इधर वापस हो लिया इधर। तो ये एक बाई डायरेक्शनल मोशन हुआ, कहाँ से कहाँ तक, ओ ए बी सी डी ई में। लेकिन ओ ए बी सी डी में यूनिडायरेक्शनल मोशन है और सी से डी में पार्टिकल रेस्ट में बना हुआ है। और बताइए डी से ई में पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओ से ए में एक्सीलरेशन है क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ रही है। ए से बी में बताइए कोई एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है। बी से सी में रिटार्डेशन है क्योंकि स्पीड लगातार घट रही है। सी से डी में वो रेस्ट में, और डी से ई में फिर एक्सीलरेशन होगा क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड। यार यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़े तो एक्सीलरेशन और स्पीड का मैग्नीट्यूड घटे तो रिटार्डेशन। ये बातें अच्छे से बताई जा चुकी हैं। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट पहले मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की रीडिंग को लेके समझाए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए
अब देखिए जिस तरह से आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में 3 बातें बताई थी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको पोजीशन टाइम ग्राफ से मिलते हैं। तो एक तो बताया था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, खूब डिटेल चर्चा की, यहाँ पर इतनी चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ भी जाएंगे। दूसरा बताया था हमने स्लोप ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड का स्लोप आपको समझाया था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरा बताया था एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तीनों चीज़ें जरा एक एक करके समझाते हैं। तो लिखेंगे इंफॉर्मेशंस गिवन बाय वी टी ग्राफ। वी का मतलब भैया यहाँ पर वेलोसिटी से है, इंफॉर्मेशंस गिवन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या देगा देखिए। ठीक, अब आप यहाँ पे कहीं पे टेंजेंट का स्लोप डालिए, सब आता है। इसका ये थीटा होगा, बताइए टेन थीटा। स्लोप क्या डिफाइन होगा बताइए, डी वी अपॉन डी टी डिफाइन होगा। और डी वी अपॉन डी टी बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको पढ़ाई बैठा हूँ, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नहीं यार, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो ए इंस्टेंटेनियस, ए इंस्टेंटेनियस। तो आप यहाँ से समझ गए कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द वी टी ग्राफ गिव्स ए इंस्टेंटेनियस, दैट इज slope of the VT graph gives A instantaneous। बहुत अच्छा पॉइंट है, देख लीजिए जरा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये देगा। क्लियर, ये आपको देगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हटाएं, चलिए आगे के पेज पे लेते हैं। अब देखिए इसमें 3 तरीके के वही ग्राफ आएंगे, 3 बेसिक तरीके के आएंगे। तो इधर टाइम, इधर वीटी। तो देखिए अगर वेलोसिटी को बढ़ना है, मान लो ओ से बी जाना है, तो 3 तरीके हो सकते, एक ये, एक ये, एक ये। तीनों में बताएंगे आप कौन किस में क्या मेथड है। ठीक, तीनों में बताएंगे। इसको फर्स्ट कह रहा हूँ, इसको सेकंड कह रहा हूँ, इसको थर्ड कह रहा हूँ। तो बताइए जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट वाला है, आराम आराम से देख लीजिए। इधर v इस तरीके से बढ़ रहा है, तो बताइए इसमें स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का एग्जांपल a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस हैं। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो वी टी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा और वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। बहुत अच्छे पॉइंट है, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलो। ठीक, स्लोप कांस्टेंट होगा तो फिर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्लियर, सेकंड देखो, सेकंड देखिए, अगर ग्राफ ये आ रहा है, वीटी ग्राफ ये है बच्चों, वीटी ग्राफ ये है, तो इसमें देखिए स्लोप क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। स्लोप लगातार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये। तो ये लाइन देखिए कम हॉरिजॉन्टल है और ये कम वर्टिकल है और ये ज़्यादा वर्टिकल है। तो बताइए अगर मैं पॉइंट 1 से 2 गया हूँ, पॉइंट 1 से 2 गया हूँ तो स्लोप बढ़ गया ऑब्वियसली। ये मान लो θ1, ये θ2 है, तो इसका मतलब θ2 ग्रेटर देन θ1 इम्प्लाइज स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब dv अपॉन dt बढ़ रहा है, इसका मतलब dv अपॉन dt बढ़ रहा है कि नहीं। और dv अपॉन dt बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन लगातार बढ़ रहा है। और बढ़ते हुए एक्सीलरेशन का एग्जांपल क्या ले सकते हो, एग्जांपल क्या ले सकते हो इसका, बढ़ते हुए एक्सीलरेशन का, जैसे a इक्वल टू आप ले लो 2t + 1 ले लो,
2t+1 ले लो, तो t इक्वल टू 0 पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये बढ़ते हुए एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है, ये एक इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। और भी एग्जाम्पल ले लो, a बराबर 2t², ये भी बढ़ता हुआ एक्सीलरेशन है। कुछ भी ले लो, ये सब बढ़ते हुए एक्सीलरेशन है। तो अगर एक्सीलरेशन बढ़ रहा होगा तो वीटी ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इसमें दिमाग में सेट होना चाहिए, स्लोप लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक, ये बढ़ता हुआ एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कांस्टेंट होगा, सॉरी लाइन होगी, और बढ़ता हुआ एक्सीलरेशन होगा तो ये होगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से होगा। तीसरा समझा देते हैं, पॉज करके उतारिए, तीसरे को पेज बदल के समझा देते हैं। तीसरे में ये था, थर्ड में ये था। तो वीटी ग्राफ इस तरीके का है, इस तरीके का। तो इसमें देखिए स्लोप का क्या हाल चाल है। स्लोप देखिए, स्लोप से ही सब समझ में आता है। यहाँ पे टेंजेंट ये, यहाँ पे टेंजेंट ये। अब देखिए ये लाइन ज़्यादा वर्टिकल और ये लाइन कम वर्टिकल है। इसका मतलब अगर इसको मैं 3 कह रहा हूँ, इसको मैं 4 कह रहा हूँ, तो बताइए dv/dt क्या करेगा यहाँ पे? बताइए dv/dt लगातार कम हो रहा है, dv/dt घट रहा है, तो ये क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो है लेकिन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का एग्जांपल a बराबर जैसे मैंने कह दिया 10t। तो खुद देख लीजिए, अगर आप इसमें टेबल बनाते हैं t और इधर a लेते हैं, तो देखिए t इक्वल टू 0 पे 10 है, 1 सेकंड में बताइए कितना है? 9 है, 2 सेकंड में 8 है। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है। हाँ, 10 सेकंड के बाद क्या होगा वो मुद्दा अलग है, लेकिन हमको उतने इंटरवल में बात करनी है जब तक एक्सीलरेशन हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वो चीज़ें क्वेश्चन से देखेंगे, लेकिन ये एक डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ इस तरीके से आएगा। उतारिए, बेहतरीन एग्जाम्पल है सब। एक डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का ग्राफ इस तरीके से आएगा बच्चों। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो अब आपके हाथ में सब कुछ है, अब आपको देर नहीं लगेगी समझने में। तो बताइए, अब देखिए एकदम समझ गए आप चीज़ों को। अगर बताइए वीटी ग्राफ ऐसा है, वीटी ग्राफ इस तरीके का है, तो ए कांस्टेंट इस तरीके का है, तो ए बताइए क्या कर रहा है? लगातार बढ़ेगा। ए इस तरीके का है तो ए लगातार घटेगा, और इसमें ए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, ए कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, उसमें और चीज़ें को और वेरी कराते हैं। देखिए, हटाएं, चलिए मान लो इस तरीके का होता, सब आप समझोगे, सब आप बताओगे, सब आप अब आप बताओगे। मान लीजिए ये होता, खुद बता दो। अब यार इसमें क्या है बताइए? dv/dt कांस्टेंट है, इसमें क्या दिक्कत है? dv/dt कांस्टेंट मतलब a कांस्टेंट, a कांस्टेंट है। इसमें बताइए dv/dt बताइए इसमें क्या कर रहा है? इंक्रीज कि डिक्रीज? खुद बताइए। देखो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप इस तरीके से होगा, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप देखो इस तरीके से होगा। तो ये लाइन देखिए कैसी है, ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल और ये ज़्यादा वर्टिकल है, तो यहाँ पे स्लोप बढ़ गया। तो dv/dt कैसा है बताइए? इंक्रीजिंग। एकदम आसान है भैया, एकदम आसान। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप इस तरीके से होगा और यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये लाइन ज़्यादा वर्टिकल है और यहाँ पर ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें बताइए dv/dt क्या कर रहा है बताइए? घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। dv/dt डिक्रीज कर रहा है। ये पहचानना सीखो पहले, किस में स्लोप बढ़ रहा है, किस में स्लोप घट रहा है, किस में डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, किस में इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, और किस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। और देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यही होता, ये उस तरीके से होता। भाई ग्राफ तो इस क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें तो क्या है बताइए? dv/dt कांस्टेंट है। इसमें बताइए dv/dt बताइए। देखिए इसमें टेंजेंट यहाँ डालोगे तो स्लोप ही आएगा, और इसमें यहाँ डालोगे तो ये आएगा। तो बताइए टेंजेंट इससे ऐसे हो गई तो लाइन वर्टिकल हो गई, तो इसमें क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसमें देखिए ये टेंजेंट आएगी, इसमें ये टेंजेंट आएगी, लाइन यहाँ पर वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल हो गई, तो यहाँ पे बताइए dv/dt क्या करेगा बताइए? घट गया।
कुछ है ही नहीं, एकदम आसान। तो किस तरीके से स्लोप का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, ये आपको मैं पहले दिन से सिखाता हुआ आ रहा हूँ, और धीमे धीमे चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं ये अब आपने फील कर ली हैं। अब आता हूँ इसके सेकंड पर, स्लोप ऑफ द कॉर्ड। ठीक, कॉर्ड के स्लोप पर आता हूँ। तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का स्लोप कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? तो देखिए वीटी ग्राम में अगर ये वीटी ग्राफ है तो देखिए कॉर्ड का स्लोप ये होगा, ये कॉर्ड हुई, ये कॉर्ड हुई, दिस इज कॉर्ड, और ये इसका स्लोप होगा थीटा। तो खुद बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा वी, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताइए? डेल्टा टी। तो बताइए टेन थीटा क्या देगा? टेन थीटा इक्वल टू देगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये होता है ए एवरेज, दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन, ए एवरेज। तो इसका मतलब कॉर्ड का स्लोप देता है एवरेज एक्सीलरेशन, दैट इज स्लोप ऑफ द chord of the VT graph gives average acceleration। ये आपको एवरेज एक्सीलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा। तो कॉर्ड का स्लोप आपको एवरेज एक्सीलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में कॉर्ड का स्लोप आपको क्या देगा? एवरेज एक्सीलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा। एकदम से याद कर लो चीज़ों को। तीसरा देखते हैं, एक साथ क्वेश्चन लेंगे, इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अब आपकी पकड़ में है। नेक्स्ट लेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसका देखिए एरिया क्या देगा? अगर ये ग्राफ है तो इसका एरिया निकालने का तरीका बता चुके हैं अब आपको, कि आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, टी पर जाके डी टी, इसका एरिया देखना है, यहाँ से यहाँ तक ये होगा वी, तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू वी डी टी। तो ए जो टोटल निकालेंगे वो निकालेंगे वी डी टी, तो ए निकालेंगे वी को क्या लिखेंगे बताइए? डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी मर जाता, तो ए बराबर आता डी एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, ये बताइए जो आपने डी एक्स बाई डी टी लिखा है तो एक्स क्या है इसमें? ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये एक्स भी क्या होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब एरिया निकालेंगे तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, तो ए आ जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये आएगा। तो इस क्वांटिटी को क्या पढ़ेंगे बताइए? दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है? कुछ लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट देता है, ना, आप इसको टेक्निकली मेरे तरीके से पढ़िए, ये देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। स्क्रीनशॉट लेके उतारिए जरा इसको। जैसे अगर कुछ एरिया ऊपर होता, इधर टाइम होता, इधर वी होता, ये मान ली एरिया होता इस तरीके से, ये 10 होता, ये 10 सेकंड होता, ये 15 सेकंड होता, और यहाँ पर मान लीजिए -5 होता। ठीक, तो ये देखिए ये जो एरिया होगा
ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, खुद ही समझ जाओगे देखो। और ये देगा आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मत बोलो, चलो अब ये समझा देते हैं, पहले देखो खुद बताओगे। जैसे इसको हम रीड करते हैं ज़रा, ठीक है, +10, ठीक है, रीड करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि सब ग्राफ स्ट्रेट लाइन मोशन के होते हैं। तो मान लो हम यहाँ से इसको t=0 से चलाते हैं, t=0 से कितनी स्पीड से चला, 10 से चला। ध्यान से देखें ना, अपने आप क्लियर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखो स्पीड 10 बनी हुई है 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, t=10 सेकंड, t=10 सेकंड, 10 सेकंड तक स्पीड 10 बनी हुई है। और यहाँ पे सडनली -5 हो गई। ये कैसे हुई होगी, ऐसे मान लो एक बॉल आ रही है, आपने एकदम से किक दे मारी, एकदम से किक मार दोगे तो स्पीड सडनली चेंज हो जाएगी ना। तो स्पीड एकदम सडनली चेंज हो गई यहाँ से, ये सडनली चेंज हो गई। कितनी हो गई बताइए, 5 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव तो ये बता रहा है डायरेक्शन पलट गया। और ऐसा 15 सेकंड तक हुआ, ये यहाँ पर t=15 सेकंड। तो खुद बताइए, जब ये एरिया पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये एरिया रहा होगा डी ए, ध्यान से देखें ना, ये फिर एरिया बढ़ता जा रहा है, फिर एरिया बढ़ता जा रहा है, फिर एरिया बढ़ता जा रहा है हल्का हल्का, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव एरिया इंक्रीज करे तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या लेंगे, इतने से डिस्प्लेसमेंट घटा तो इसको क्या लेंगे, खुद बताइए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। या ये कहिए और, या और अगर एरिया नेगेटिव है तो उतने से डिस्प्लेसमेंट घट गया और डिस्प्लेसमेंट is decreased by this area, या डिस्प्लेसमेंट इतने से बढ़ गया। और इसका मतलब क्या है, फिर इतने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीज्ड बाय दिस एरिया, इतने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। तो बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ने वाला, S1 = भाई इसका एरिया लेंगे तो 10 ये तो 100 मीटर, इसका यूनिट भी मीटर ही आएगा 100 मीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा। तो S2 = क्या लिखा जाएगा बताइए, 5A और 5A तो -25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा S टोटल बताइए क्या आ जाएगा, ये +100 और ये -25, तो ये आ जाएगा 100 - 25 = 75 मीटर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल, तो ये जो दूरी होगी वो लगभग 75 मीटर होगी। ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक आया वो कितने से घटा, 25 मीटर से। और ये जो यहाँ से यहाँ तक गया वो 100 मीटर गया। तो 100 मीटर आगे गया, 25 पीछे आया, तो यहाँ से यहाँ तक 75 बचा। यही टोटल डिस्प्लेसमेंट था, दिस माइनस दिस। क्लियर हुई बात, दिस माइनस दिस। अच्छा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता तो इसको भी इसमें जोड़ देते, क्योंकि ये भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये भी और ये भी, भाई ये वापस लौट भी रहा है तब भी तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो ये प्लस ये डिस्टेंस के लिए टोटल जोड़ देंगे। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ज़रा मैं बैक में लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ इसमें, ठीक, इसको हटा के पॉज करके उतार लीजिए पहले आप, कोई डाउट ना हो, पॉज करके उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। तो देखिए, तो कोई भी VT ग्राफ का एरिया है, VT ग्राफ, ठीक, मान लो ये जो भी है +A1 और ये -A2, ठीक है। तो S टोटल, अगर डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा A1 प्लस ऑफ -A2। और डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, A1 प्लस ऑफ -A2 का भी मॉड ले लेंगे इस तरीके से, तो डिस्टेंस में ये आ जाएगा। ओके, तो ये आपको दो इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएंगे एरिया अंडर द ग्राफ से, डिस्टेंस भी मिल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में आप टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और डिस्टेंस में
एरिया का क्या ले लेंगे, पॉजिटिव एरिया में, और डिस्प्लेसमेंट में आप इसका वेक्टर सम ले लेंगे, पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया घटा देंगे, और डिस्टेंस में पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों को मैग्नीट्यूड करके जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई बात। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो कौन कौन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की रीडिंग करके आपको कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे मैं नंबरिंग करता जाता हूँ, जो भी आपके दिमाग में आए आप बोल देना। जैसे मान लो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है, बस मैं अपने मन से ड्रॉ करता जाऊँगा। मान लो ये दिया हुआ है, तो अगर आपको ग्राफ के क्वेश्चंस में पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए तो सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप पहले मोशन को विजुलाइज करो। बच्चों को इसी में अंतर आता है कि बच्चों को लगता है पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो पहले जितने भी ग्राफ हैं काइनेमेटिक्स में, हम सब के सब ग्राफ पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। तो अब देखिए, ये यही तो बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब ग्राफ को जरा रीड करिए। जैसे t = 0, t = 0 पर भी 10 मीटर पर सेकंड। आप कहीं भी आ जाइए, किसी भी टाइम पर, वहाँ भी 10, मतलब यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो एक्चुअली पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला होगा, t = 0 से चला होगा, 10 मीटर पर सेकंड से चला होगा, और अभी हमेशा के लिए इसी स्पीड से चलता जाएगा। कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, और एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। बाद बाकी इसका स्लोप क्या देता था बताइए, dv/dt a देता था, और dv/dt a बराबर क्या है, 0। तो अगर इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन 0 है, और पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन यूनिडायरेक्शनल है, तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होगी, कोई अंतर उसमें आएगा नहीं। चलिए पॉज करके उतार लो, आगे बढ़ता हूँ। मान लो मैंने दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ये दिया। यार यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो मना है ड्रॉ कर दीजिए। अभी मैं जो पॉसिबिलिटी है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये ड्रॉ कर दिया, और इसका कोई स्लोप दे दिया, मान लीजिए 53 डिग्री दे दिया, और यहाँ पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। जरा पहले ग्राफ को रीड करिए, क्या बता रहा है। ग्राफ ये बता रहा है कि t = 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये बात आए कि सर t = 0 पर पार्टिकल ने किस पोजीशन से चलना शुरू किया। तो ये आपको डाटा देना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन क्या थी। ठीक है, तो लेट मैं लिख देता हूँ, लेट एट t = 0 x = 0, मतलब ऑरिजिन से चला। तो जरा पहले मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ठीक। तो t = 0 पर x = 0 से चला। देखिए t = 0 पर x = 0 से चला। अच्छा, वेलोसिटी का स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल राइट को मूव कर रहा होगा, क्यों, +10 मीटर पर सेकंड है। तो पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, क्या स्पीड लगातार बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे जाके स्पीड कुछ और हो गई, यहाँ पे जाके कुछ और हो गई, तो स्पीड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब इट इज केस ऑफ एक्सीलरेशन। तो पार्टिकल के पास क्या रहा होगा, ए रहा होगा, ये इसका मतलब है। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना होगा, वो टेंजेंट का स्लोप देगा, और इसका टेंजेंट का स्लोप बताइए कितना हो जाएगा, a = हो जाएगा dv/dt, और dv/dt इस लाइन का स्लोप बताइए कितना होगा, 1053 डिग्री। और 1053 जमाने से कितना होता है, 4/3, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से t = 0 पर चलना शुरू करेगा, और कितने एक्सीलरेशन से दौड़ रहा है बताइए, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस ग्राफ का मतलब है। तो मैं आपको कवर कर रहा हूँ, डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए रहते हैं, उनको रीड करना होता है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं वो सब क्वेश्चंस में देखेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, पहले इसको एक्सप्लेन करना आप लोगों को आ जाना चाहिए। ठीक है, पॉज करके उतारिए, आगे बढ़ें। लेट मैंने थर्ड ये दे दिया, जो मना जाए आप ड्रॉ करो। जरा जो भी पॉसिबिलिटी है मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये ड्रॉ कर दिया। चलिए फिर से स्लोप मैंने इसका 53 डिग्री दे दिया। अब इतना तो क्लियर हो गया है कि स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। लेट t = 0 पर यहाँ से चला,
-10 मीटर पर सेकंड, ठीक। एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू मैं 0 मान लेता हूँ। तो सबसे पहले आप मोशन को डिस्कस करो। लेट यहाँ पर ये आ जाता है, ये कितना आएगा वैसे बताइए, आपको निकालना पड़ जाएगा। कैसे निकलेगा मैं बता दूं। ये 53 डिग्री दिया है तो ये भी 53 डिग्री, तो हमें पता है 1053 डिग्री। क्यों, कई बार यही पूछ लेता है ये कौन सा टाइम होगा जब वेलोसिटी 0 होगी। तो लेट इसको मैंने टी मान लिया, तो 1053 डिग्री बराबर बताइए क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस आएगा। तो ये कितना है बताइए, 10 अपॉन टी लिख दीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 10 होगी, तो 1053 कितना होता है बताइए, 4/3 बराबर 10 अपॉन टी। तो टी बराबर आ गया बच्चों 30/4 इक्वल टू 7.5 सेकेंड। तो t इक्वल टू 7.5 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। अब जरा मोशन को डिस्कस करते हैं। देखिए t इक्वल टू 0 पर ये मैंने x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान से देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी -10 है। माइनस का मतलब पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा t इक्वल टू 0 पर। कितनी स्पीड से, 10 से। तो पार्टिकल ने इधर चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड। यार मतलब क्लियर हर हालत में हो जाने चाहिए। अब ध्यान से देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या पार्टिकल की स्पीड लगातार कम हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे -10 थी, फिर यहाँ पे कम हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गई। इसका मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो केस ऑफ रिटार्डेशन, तो इसमें ए ऐसे लगेगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन राइट को ही होगा, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, इसका स्लोप देख लीजिए dv अपॉन dt। dv अपॉन dt कितना होगा बताइए, 10 ऑफ 53, और वो कितना होता है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब t इक्वल टू 7.5 सेकंड पर पार्टिकल किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। ग्राफ से देखिए तो t इक्वल टू 7.5 सेकंड पर रेस्ट में आया होगा, तो यहाँ रेस्ट में आ गया, तो ये आ गया t इक्वल टू 7.5 सेकंड। अच्छा ये डिस्टेंस कितना चला हुआ, ये सब मैं क्वेश्चंस में आपसे कैलकुलेट कराऊंगा। वो मैंने आपको बताया था एरिया अंडर द ग्राफ, या मोशन के इक्वेशन लगा लेंगे, वो बात का मुद्दा है। अभी मैं डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ को केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस ग्राफ का क्या मतलब है। तो t इक्वल टू 7.5 सेकंड पर पार्टिकल रेस्ट में आ गया। अब देखिए t इक्वल टू 7.5 सेकंड के बाद देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब पार्टिकल का डायरेक्शन और मोशन किधर हो चुका है, राइट को हो चुका है। तो अब यहाँ से राइट को चलना शुरू करेगा, ये चलना शुरू। और अब देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, लगातार वेलोसिटी पॉजिटिव होती जा रही है। तो पार्टिकल जीवन भर के लिए इधर मूव करता जाएगा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो पार्टिकल का जो एक्चुअली पाथ है वो यहाँ से चला ऐसे करके, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर भी अब यहाँ से एक्सीलरेशन होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी a होगा, कितना होगा, 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉज करके उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से पार्टिकल यहाँ पर मूव किया होगा। नेक्स्ट देखिए, यार यही सब कन्फ्यूजन बच्चों को आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं आए तो पहले मोशन को स्टडी किया करो कि एक्चुअली में पार्टिकल का मूवमेंट कैसा रहा होगा, तो कभी दिक्कत नहीं आती। मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया, जो बनाए बनाइए, आप जो बनाए ड्रॉ करिए। अभी हालांकि जितने भी ग्राफ मैंने लिए हैं सब में मैंने स्लोप क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है या कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिया है, ठीक। अब जरा देखिए इसको, चलो मैंने 60 डिग्री का एंगल दे दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने 20 मीटर पर सेकंड दे दी, ठीक है। और ये कह दिया लेट एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू कुछ भी ले लो, 0 ले लो, x इक्वल टू 0 ले लो। अब जरा पहले ग्राफ को पढ़ते हैं, पहले इसका स्लोप फाइंड आउट कर लो। देखिए सबसे पहले तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, ध्यान रखना स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि देखो यार स्लोप एंगल ये होता है थीटा। तो बताइए tan थीटा जो लिखा जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, tan ऑफ थीटा को लिखेंगे 180 में से घटा देंगे इसको, तो 180 माइनस 60, तो tan थीटा इक्वल टू टी आएगा tan 120, और tan 120 क्या होगा ये
माइनस टेन 60, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी -√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 20, तो लेट x इक्वल टू 0 से चलाया मैंने पार्टिकल को, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 ये। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल राइट को चला, ये पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल राइट को चला, तो पार्टिकल ने राइट को चलना शुरू किया क्योंकि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव का मतलब राइट। अब देखिए ये लगातार घट रही है, देखिए जैसे टाइम बढ़ा तो यहाँ पर वैल्यू और कम हो गई और इस समय जाके वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। और अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि किस समय जाके वेलोसिटी 0 हुई होगी तो आप इसको फाइंड आउट कर देंगे कैसे, देखिए यही तो फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअली यही तो आपको निकालना है t बराबर क्या, तो आप सीधे सीधे इसमें क्या लगा दो 1060, तो मैं पहले चलो लगा देता हूँ यहाँ 1060 इक्वल टू 1060 आ जाएगा दिस अपॉन दिस, ये कितना है बताइए 20, तो ये आ जाएगा बच्चों 20 अपॉन टी, और 1060 होता है √3 इक्वल टू 20 अपॉन टी, तो t इक्वल टू आ जाएगा 20/√3 सेकेंड, जो भी इसकी वैल्यू आ जाए। तो इस इंस्टेंट पर जाके पार्टिकल किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, और इतना ही ग्राफ हमको पढ़ना भी था। ठीक, अब देखिए स्पीड लगातार कम हो रही है, इसका मतलब इट इज केस ऑफ रिटार्डेशन, तो ए का डायरेक्शन इसमें इधर रहा होगा और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और टेन थीटा मैंने कितना लगा फाइंड आउट कर दिया है -√3 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे -√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए बराबर √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लगातार इसकी स्पीड घटेगी, और t इक्वल टू किस समय बताइए, अभी फाइंड आउट किया था, t इक्वल टू 20/√3 सेकंड पे जाके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा, कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा वो एरिया अंडर द ग्राफ से निकल कर आ जाएगा, जिसको कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि यहाँ पर तो इक्वेशन और मोशन से भी आ जाएगा, पर उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मीनिंग क्या होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके उतारो। हटाएं, चलिए कुछ कर्व ले लेते हैं। जैसे मैंने वीटी ग्राफ ये दे दिया, जरा रीड करिए और फिर से लिख दीजिए ये बात, लेट एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 से मूव कर रहा है, जरा समझते हैं। तो पार्टिकल ने t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया। अब देखिए ग्राफ से रीड करो, वेलोसिटी तो 0 ही उसकी, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी u इक्वल टू 0 रहेंगे। अब बात आती है एक्सीलरेशन की, तो इसका स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, पर देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन अब की बार कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप लगातार वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ही आएगा, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप ही आएगा, तो देखो यहाँ पे θ1 यहाँ पे θ2, तो एक्सीलरेशन लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, यहाँ पे a1 मान लो, यहाँ पर a2, तो a1 होगा किसके बराबर, tan θ1 के बराबर, a2 किसके बराबर होगा बताइए, tan θ2 के बराबर, और 100% दिख रहा होगा θ2 ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब a2 ग्रेटर देन a1। तो ये केस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन तो तब भी होता है यार जब ये ग्राफ देखो ऐसा होता, स्ट्रेट लाइन होता, ये होता, तब भी तो होता, तब भी होता, पर इसमें क्या होता कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता, और इसमें क्या होगा इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, क्योंकि इसका स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन के एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे हम ले लें 2t+1, तो बताइए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, तो इसमें इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। जैसे और ले लें हम a बराबर 2t² ले लें, तो इसमें भी देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक्सीलरेशन की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, तो इट इज़ इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक, तो इसमें a लगातार बढ़ता जाएगा, a इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन।
हाँ, अब ये नहीं बता सकते जब तक कर्व नहीं दिया होगा कि सर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का फंक्शन क्या है, वो नहीं बता सकते जब तक हमको क्या नहीं दिया होगा, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं पता होगी, तब तक नहीं बता सकते। तो यह इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, ये मतलब है इस ग्राफ का। ठीक है, इसको हटा देना। हटाएं, चलिए और ले लीजिए। तो ये डिफरेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं समझा रहा हूं। मान लो ये होता, इसमें देखिए, इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन तो होगा, पर देखिए स्लोप लगातार घट रहा है। देखिए यहाँ पे स्लोप ये टेंजेंट होगी, यहाँ पे स्लोप ये टेंजेंट होगी, यहाँ पे स्लोप ये टेंजेंट होगी। बताइए लाइन कैसी होती जा रही है, हॉरिजॉन्टल, और इसका स्लोप क्या होगा बताइए, स्लोप होगा dv/dt, और ये लगातार घट रहा है। तो है तो एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बढ़ता जा रहा है, पर वो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। तो ये है असल में, तो ए यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। और डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का एग्जांपल दे चुका हूँ, जैसे a बराबर हम लिख दें 10 - t। तो बताइए ये वैल्यू लगातार टाइम के हिसाब से क्या करेगी, लगातार घटेगी। इट इज एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, बात क्लियर हो गई। तो ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यार, एक एक ग्राफ आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। इधर टाइम ले लिया, इधर वेलोसिटी ले ली, मान लो मैंने ये बना दिया। तो अब बताइए, पहले यहाँ पर जो भी स्पीड है, मान लो 10 मीटर/सेकंड है, और यहाँ पे किसी टाइम पे जाके t0 पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो बताइए स्पीड लगातार घट रही है, तो इट इज़ केस ऑफ रिटार्डेशन। देखिए स्पीड लगातार घट रही है, तो केस ऑफ रिटार्डेशन, तो ये तो क्लियर हो गया, रिटार्डेशन है। लेकिन ये कांस्टेंट रिटार्डेशन नहीं है। देखिए रिटार्डेशन तो ये भी होता, अगर मैं टाइम इधर ले लेता, इधर v ले लेता, ये भी रिटार्डेशन होता, क्योंकि इसमें स्पीड लगातार घट रही है। लेकिन ये कैसा होता, कांस्टेंट रिटार्डेशन। इट इज कांस्टेंट रिटार्डेशन। लेकिन इसमें कैसा रिटार्डेशन होगा, देखिए यहाँ पे जो स्लोप होगा वो ये आएगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो ये होगा। तो लाइन देखिए वर्टिकल से कैसी हो रही है, हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा है। तो ये है डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ये ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग रिटार्डेशन के लिए आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रिटार्डेशन, ये डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ठीक है, बस यही ग्राफ रीड करने थे। और देख लीजिए, मान लीजिए ग्राफ को हम ऐसे लेते, यार ये सब पढ़ना आना चाहिए आपको, नहीं तो दिक्कत होती है। मान लो ये होता, तो देखिए इसमें भी रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो 20 मीटर/सेकंड था मान लो, और देखिए यहाँ पे जाके t0 पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो वेलोसिटी लगातार घट रही है, लेकिन इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो रिटार्डेशन होगा, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाना है। तो अब देखिए इसको, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट लेते हैं तो स्लोप ये आएगा, यहाँ पे लेते हैं तो ये आएगा। लाइन कैसी हो गई बताइए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर वर्टिकल है, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो यह इनक्रीजिंग रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यह इनक्रीजिंग रिटार्डेशन। इट इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। ठीक है, तो इतने ग्राफ की थ्योरी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की क्लियर करिए। इसके बाद में शाम को ही या कल सुबह आपको इसके क्वेश्चंस का लेक्चर दे दूंगा, जिसमें 15-20 क्वेश्चंस कराऊंगा, और जितने कॉन्सेप्ट हैं सब मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज की क्लास यहीं रोकता हूं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी अदरवाइज, और अब फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ा दी है मैंने लेक्चर्स की। ठीक है, तो अगली क्लास आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी कल। तो चलिए पढ़ाई करते रहो। ठीक है।